नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा अन्य दिनों की कक्षा से कुछ अलग है, क्योंकि आज की कक्षा में हम आगे न बढ़ के पिछली कक्षा में दिए गए गृह कार्य पर आप लोगों के द्वारा जो संशय दर्शाया गया है उसको आज समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे ये वाला प्रश्न नहीं बना है। दर्पण को घुमाने पर उसके परावर्तन कोण में क्या अंतर होगा, यह प्रश्न कई बच्चों से नहीं बना है। उन्होंने इसके प्रति संशय दर्शाया है कि यह प्रश्न किस प्रकार बनेगा। आइए एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। किसी दर्पण का आपतन कोण, प्रश्न क्या है? किसी दर्पण का आपतन कोण 70 अंश है। दर्पण को 26 अंश घुमाने पर परावर्तन कोण का मान क्या होगा तथा नए और पुराने परावर्तन कोण में क्या अंतर होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न के प्रति संशय दर्शाया है कि हमसे नहीं बन रहा है दीदी जी, हमसे नहीं बन रहा है। जैसे यशवर्धन, विनय, आशा, प्रत्युमन, पीयूष, शशि, हेमलता, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, 20-25 बच्चे हैं जिन्होंने इसके प्रति संशय दर्शाया है। और कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने संशय तो नहीं दर्शाया, लेकिन उनका रिप्लाई नहीं आया, मतलब जवाब नहीं आया कि हर बार वो होमवर्क करके भेजते थे, पर इस बार उन्होंने होमवर्क नहीं भेजा। तो मुझे लग रहा है कि उनको भी डाउट है, लेकिन वो पूछने में संकोच कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इस प्रश्न को आज यहाँ हल करके देखेंगे कि इसका हल किस प्रकार बनता है, और फिर क्या कहते हैं, इस ऐसे अन्य प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप चांदा, स्केल और पेंसिल, मैं यहाँ पेन से बनाऊँगी, लेकिन चित्र को बनाने के लिए आप लोग पेंसिल का ही प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, तो इतनी सामग्री अपने पास रख लेते हैं। अब स्केल की सहायता से एक 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचिएगा, और आप लाइन का निर्धारित नहीं है, आप लोग 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जितनी लंबी चाहे खींच सकते हैं, लेकिन 5 सेंटीमीटर छोटी होती है, इसीलिए सुविधा रहती है प्रश्न को कम स्थान में बनाने के लिए। मैं यहाँ पर थोड़ा लंबी लाइन खींचूँगी जिससे आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब आप लोगों को दिख रहा होगा, हमने यहाँ पर एक रेखा खींच ली है और रेखा को नाम दिया है A और B। अब इसके ऊपर हम लोग एक अभिलंब किसी भी बिंदु पर खींच लेंगे। अभिलंब को पहले खींचना चित्र में इसलिए ज़रूरी हुआ है क्योंकि हमको यहाँ पर 70 अंश के कोण को दर्शाना है। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों को 70 अंश का आपतन कोण परावर्तन कोण बनाना है, इसीलिए अभिलंब को पहले खींचेंगे। अभिलंब इस पूरे के पूरे रेखा पर किसी भी बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती हुई सीधी सरल रेखा है। इसको हम नाम दे देते हैं N। ठीक, अब चांदा ले लेंगे, ये हमारा चांदा है, और इसको हम इस अभिलंब पर रखेंगे। पहले जिधर हमको आपतित किरण बनानी है उधर रखेंगे। ये देखिए हमने चांदा रख दिया है, और यहाँ पर 70 अंश जो आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ है हमारा 70 अंश, ये रहा। यहाँ पर हम एक बिंदी डाल देंगे, ये ऐसे। ठीक है, और उसके बाद इसको अभिलंब एक बार फिर से नाप के देख लेते हैं। ये 70 अंश का है, ये है ना। अब इसको क्या करेंगे, अभिलंब का जो बिंदु है उसके आपतन बिंदु है जहाँ पर अभिलंब हमारे समतल के साथ मिल रहा है, उस आपतन बिंदु से हम इसको सरल रेखा खींच के जोड़ देंगे। और अगर ये जो हमारी ओ बिंदु से जो सीधी रेखा खींची गई है, इसको अगर हम R नाम दे दें, तो OR और ON के मध्य का ये जो झुकाव है, ये कोण है,
ये हमको कितना प्राप्त होता है, 70 अंश प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम इसको आपतित किरण मानते हैं तो यह हमारा आपतन कोण हमको प्राप्त हो गया कितने अंश का, 70 अंश का। अब इसी प्रकार हम दूसरी तरफ क्या बना लेंगे, परावर्तन कोण भी बना लेंगे। उसके लिए भी क्या करेंगे, चांदा लेंगे और इस अभिलंब पर रखेंगे। ठीक, कई बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि चांदे में एक साइड तो हमको इधर ऊपर में 70 अंश दिया है, यहाँ पर 70 दिया है, तो हम बना सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ का 70 अंश कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, चांदे में ऊपर पूरा 10 से लेकर और 180 अंश है, उसी प्रकार नीचे भी 0 से लेकर और 180 अंश दिया हुआ है। तो अगर आपको दूसरी साइड लेफ़्ट राइट दोनों साइड आप समान रूप से कोणों को नाप सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रेखा के ऊपर चांदे को रख देंगे इस प्रकार, और यहाँ जो 70 अंश आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये 70 अंश दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप अपने पेन या पेंसिल की सहायता से चिन्ह डाल लेंगे, जैसा पहली साइड किया था। ठीक है, ये आपका 70 अंश, और फिर इसको भी हम मिला लेंगे, कौन से बिंदु से, ओ बिंदु से। तो ये प्रश्न की दृष्टि से हमारी पहली स्थिति तैयार हो गई है कि प्रश्न में देखते हैं, किसी दर्पण का आपतन कोण 70 अंश है। दर्पण आपतन कोण 70 अंश है, तो जाहिर है परावर्तन कोण, आपतन कोण कितना है, क्या है हमारा, आई, और आई का मान कितना है, 70 अंश है, तो परावर्तन कोण आर भी कितना होगा, 70 अंश होगा। ये हम किसके अनुसार जानते हैं, परावर्तन के नियमों के अनुसार जानते हैं। तो अभी देख लेते हैं इस चित्र में हमारे पास क्या है। इस चित्र में सबसे पहले हमारे पास ए बी समतल दर्पण, ये हमारा समतल दर्पण है ए बी। ठीक है, जैसे आपके पुस्तक के चित्र में यहाँ पर दर्पण को एक साइड से क्या किया जाता है, कुछ कलर किया जाता है, जिसके कारण उससे ज़्यादा से ज़्यादा किरणों का परावर्तन हो सके। तो ये हमारा दर्पण हो गया ए बी। उसके बाद में इस पर एक अभिलंब है एन और ओ, तो ये ओ हमारा आपतन बिंदु है और इस पे एन सीधी रेखा खींची गई है, तो ओ एन क्या हो गया, हमारा अभिलंब हो गया। उसके बाद में एन ओ आर आपतन कोण, तो यहाँ पर जो हमारी आपतित किरण है आर ओ और अभिलंब के मध्य एन ओ आर कौन सा कोण है, हमारा आई यानी आपतन कोण। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो परावर्तित किरण है ओ एस, उसके और आप अभिलंब के मध्य में एस ओ एन क्या है, हमारा 70 अंश का परावर्तन कोण है। तो यह क्या कहते हैं, हम लोगों ने प्रश्न की पहली स्थिति किसी दर्पण का आपतन कोण 70 अंश है, यह प्राप्त कर लिया। चूँकि आपतन कोण 70 अंश है, इसीलिए परावर्तन कोण भी क्या है, 70 अंश है। अब दूसरी स्थिति में क्या बोलता है, दर्पण को 26 अंश घुमाने पर परावर्तन कोण का मान क्या होगा। हमको किसको घुमाना है, ये जो ए बी है हमारा दर्पण समतल सतह, इसको हमको घुमाना है। तो चलिए इसको घुमाने के लिए हम कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। ये जो आपका चांदा है, इसको आपके अभिलंब के ऊपर रख दीजिए, ऐसे सीधा स्ट्रेट। ठीक, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 20 अंश है, और 20 और 30 के मध्य में एक बड़ी लाइन है 25 अंश, उसके जस्ट अगली वाली छोटी लाइन है 26 अंश। वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बिंदु डाल लेंगे, और उसके पश्चात जो है, पहले बिंदु डाल लेते हैं। यहाँ पर देखें, हमने बिंदु डाल लिया है। एक बार इसके माप को फिर से देख लेते हैं। ये हमने चांदा यहाँ पास रखा, ठीक, और ये आप देख रहे होंगे कितना है, ये रेड कलर का जो बिंदु आपको दिख रहा है वो कितने अंश पर बना है, 26 अंश पर बना है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच के और यहाँ पर हम ओ बिंदु से मिला देंगे। उससे पहले हमको एक और काम करना है, सबसे पहले हमको नए परावर्तन कोण का मान निकालना है। नए परावर्तन कोण का मान निकालने के लिए अब प्रश्न को आंकिक विधि से हल करेंगे।
तो परावर्तन के नियम के अनुसार I=R होता है और दर्पण को घुमाने पर नए परावर्तन कोण या आपतन कोण का मान बराबर होगा जो पहले का आपतन कोण है, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुराना आपतन कोण माइनस थीटा। तो पुराने आपतन कोण का मान हमको पता था कितना था, 70 अंश, और थीटा यानी दर्पण को जितने अंश हमने क्या किया है, घुमाया है, कितने अंश घुमाया है, 26 अंश। तो 26 अंश को हम क्या करेंगे, इस 70 अंश में से घटा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर 70 में से 26 को आप घटा के देखिए कितना प्राप्त हो रहा है हमको, 44 अंश प्राप्त हो रहा है। तो नए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया है, कितना है, 44 अंश। अब हमको नया अभिलंब खींचना है। तो नया अभिलंब खींचने के लिए ये जो हमारी आपतित किरण थी, आपतित किरण कौन सी थी हमारी, O और R, इसके ऊपर हम चांदे को रखेंगे। और चांदे को हमको कैसे रखना है कि ये जो चांदे का 0 वाला भाग है ना, इससे हमको 44 तक जाना है। ये 45 आ गए, 45 से एक अंक पहले लेंगे 44। तो ये 44 को हमको इस रेखा के सीध में रखना है, O से मिलाते हुए। ये 45, ये 44, ठीक है। और इसका जो, हाँ, ये 44 आ गया। तो यहाँ पर आपको जो 0 दिख रहा होगा चांदी का, यही हमारा अभिलंब है। ये जो 0 से लेकर, O से लेकर और ये 0 तक की स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा नया अभिलंब होगा। देखिए अभिलंब की स्थिति में भी क्या आ गया है, परिवर्तन आ गया है। तो ये नए अभिलंब को बनाने के लिए इस 0 के जस्ट ऊपर क्या करेंगे, हम लोग एक बिंदु की सहायता से पॉइंट बना लेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा 44 अंश, और यहाँ पर हमने पेन की सहायता से रेड कलर का मार्क डाल दिया है 0 के ऊपर में। ये हमारे नए अभिलंब की स्थिति को दर्शाता है। अब हम नए अभिलंब को पेन या पेंसिल की सहायता से खींचकर नया अभिलंब बना लेंगे। यहाँ पर मैं जो भी नई स्थिति में परिवर्तन है उसको रेड कलर से बनाने का प्रयास करी हूँ, जिससे आपको सरलता से समझ में आए। तो अब देखते हैं हमको क्या क्या प्राप्त हो गया है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो हमारा पुराना समतल था A और B, इसके ऊपर हमने 26 अंश का झुकाव लेते हुए ये जो कोण है 26 अंश का यहाँ पर बनाया। 26 अंश अपने दर्पण को घुमा दिया, ठीक है। यहाँ पर 26 अंश का कोण बना, और B डैश और A डैश है ना, B डैश और A डैश, यह एक नया समतल प्राप्त हुआ। ये जो नया समतल है ये कुछ अलग वस्तु नहीं है, हमारे A B को ही हमने 26 अंश थोड़ा घुमा दिया। मान लो ये मेरा पेन ऐसा स्ट्रेट रखा है, तो मैं इसको 26 अंश घुमा दूंगी। तो इसकी पहले की स्थिति में और पुरानी स्थिति में जो झुकाव बना है, यहाँ पे बीच में जो कोण बना है, वही कितना है, 26 अंश है। अब चूंकि यह समतल घूम गया, दर्पण घूम गया, तो इसके आपतित किरण वही रहेगी। आपतित किरण को आपको नहीं घुमाना है, उसी आपतित किरण का अध्ययन करेंगे। किस किस चीज़ में परिवर्तन होगा, अभिलंब की स्थिति में परिवर्तन होगा और परावर्तित किरण की स्थिति में परिवर्तन होगा। तो अभिलंब की स्थिति में भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोण क्या हो गया, आपतन कोण क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, 44 अंश का हो गया। यहाँ पर हमने हल करके देखा ना कि पुराना आपतन कोण में से थीटा जितना घुमाया है उसको घटा दिए, तो नया आपतन कोण कितना बना, 44 अंश बना। तो 44 अंश की दूरी पर जब हम नया अभिलंब खींच रहे हैं, तो हमको अभिलंब O और N डैश प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अब इस अभिलंब की सहायता से हम नया परावर्तन कोण आसानी से खींच सकते हैं। इस अभिलंब के ऊपर में आप चांदा रख लो, ये आपका चांदा है, इसको अभिलंब के ऊपर में रखो, और उसके बाद में 44 अंश की दूरी में यहाँ पर आप 44 अंश नाप कर और नया परावर्तन कोण भी बना सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमको नया आपतन कोण और नया परावर्तन कोण प्राप्त हो गया है। नए परावर्तन कोण को हम परावर्तित किरण को नाम दे देते हैं S डैश, ठीक है। यहाँ देखिए आपतन कोण I कितना प्राप्त हो रहा है, 44 अंश I डैश, और उसी प्रकार परावर्तन कोण R डैश हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 44 अंश। ये कैसे प्राप्त हुआ है,
कि हमने ये जो नया अभिलंब बना है इसके सापेक्ष नई परावर्तित किरण का निर्माण किया है आपतित किरण के समान 44 अंश पर। तो ये हमारा क्या कहते हैं, हमको STS 44 अंश प्राप्त हो गया है। आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि एक ही चित्र में आप पूरे को समझा सकते हो, आपको 4 अलग अलग चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमारा क्या है, समतल यहाँ पर घूम रहा है, इसीलिए समतल के घूमने पर हमको यह नई किरण का निर्माण कर, नए अभिलंब का निर्माण करके और उसके सापेक्ष 44 अंश के 2 कोणों को बनाना है। और 44 अंश का कोण कहाँ से आ रहा है, तो उसके लिए हम सूत्र के माध्यम से यहाँ पुराना आपतन कोण माइनस थीटा के माध्यम से हम यहाँ पर नए आपतन कोण या इसी को हम क्या बोलेंगे, नया परावर्तन कोण बोलेंगे, का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, अब इतना हमको प्राप्त हो गया। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि नए और पुराने परावर्तन कोण में क्या अंतर होगा। देखो ये S और O, SON ये हमारा पुराना परावर्तन कोण था। अब हमको नया परावर्तन कोण क्या मिल गया है, S-O-N। तो यहाँ पर ये जो आपका झुकाव दिख रहा है आपको S और O और नया अभिलंब O और N डैश, इस झुकाव को आपको पूछ रहा है ये कितना हो गया, यहाँ पर कितना अंतर आ गया। पहले यहाँ पुराने अभिलंब और पुराने आपतन कोण के मध्य का अंतर, और अब नए S और O और N डैश, इसके मध्य के अंतर को आपको पूछ रहा है कि ये कुल कितना नया अंतर हमको प्राप्त हो गया है, मतलब नए और पुराने आपतन कोण में क्या अंतर आया है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखते हैं। तो अब यहाँ पर पुराने और नए परावर्तन कोण के मध्य अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा पुराना कोण था, कौन सा था, SON, और उसमें हम जितना नया हमने समतल में या दर्पण में झुकाव किया है थीटा के मान को जोड़ देंगे, और उसमें से जो नए परावर्तन कोण का मान है उसको हम घटा देंगे। मतलब हमको क्या करना है कि ये जो थीटा का मान निकला है, यहाँ पर थीटा का मान कितना निकला है हमारा 26 अंश, इसको हम जोड़ेंगे किसमें, पुराने परावर्तन कोण में। पुराना परावर्तन कोण कितना था हमारा 70 अंश, 26 और 70 कितना हो जाएगा हमारा 96, और उसमें से हमको घटाना गया है कि नए अभिलंब से जो हमको ये 44 अंश प्राप्त हो रहा है R का मान, नए परावर्तन कोण का मान, उसको हमको घटा देना है। तो हमको पता चल जाएगा कि पुराने परावर्तन कोण और नए परावर्तन कोण के मध्य में क्या अंतर है। आइए बना के देखते हैं। SON का मान कितना था 70 अंश, इसमें थीटा का मान जोड़ेंगे 26 अंश और घटाएंगे कितना 44 अंश। ठीक, स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। 70 और 26 कितना हो जाएगा 96, उसमें से घटा देंगे 44, कितना प्राप्त होगा हमको 52 अंश। ठीक, तो दोनों कोणों के मध्य कौन से कोण, कोण SON और कोण N डैश OS डैश के मध्य अंतर कितना है 52 अंश है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने प्राप्त कर लिया। अब फिर एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा कोण बोल रहा है SON, और कौन सा कोण है हमारा NS1 और S-O और N डैश, इनके मध्य का अंतर बोल रहा है। तो आपको अगर इसको जांच करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुराने अभिलंब से तो अगर इस कथन की सत्यता की आपको जांच करनी है तो हमारा ये जो अभिलंब, ये जो हमारा कोण है SO और नया परावर्तन कोण S डैश O रेखा SO और रेखा S डैश O, इनके मध्य का जो झुकाव है इसको आप देखिए, यह कितना आएगा 52 अंश ही आएगा। क्या करना है हमको, S डैश O को आधार मानते हुए इसके ऊपर हम अपना चांदा रख देंगे। ये देखिए, ये आधार रेखा मान के हमने इसके ऊपर अपना चांदा रख दिया है। और पुराना यहाँ पे थोड़ा सा
स्पष्ट नहीं दिख रहा है। मैंने एक और कोण सेम टू सेम बना के रखा है। इसमें क्या कहते हैं हम देखते हैं। यहाँ पर ये जो हमारी एच डैश ओ रेखा है और ये पिछला परावर्तित किरण है हमारी कौन सी, एस ओ। इसके ऊपर हम अपना चांदा रख देते हैं। ये रही हमारी रेखा और आप यहाँ देख सकते हैं कि एच डैश ओ को अगर हम आधार मानते हैं तो रेखा एस ओ का झुकाव कितना हो रहा है, ये देखिए कितना हो रहा है, 50, 51, 52, है ना। तो ये हमारा 52 अंश का कोण यहाँ पर निकल रहा है। मतलब यह क्या है, इन यहाँ एस ओ से लेकर और यहाँ एन डैश ओ तक के मध्य का जो अंतर हमको प्राप्त हो रहा है 44 अंश घटाने के पश्चात, और कितना निकल रहा है, 52 अंश निकल रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो दीदी परेशान हो जाती है, या हम प्रश्न पूछेंगे तो हमको उत्तर मिलेगा या नहीं। अगर मुझसे संभव हो सकेगा तो आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। इसीलिए अपनी क्यूरेसी दर्शाते रहिए और अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।